हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के विषय में। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसके अलावा मोलरिटी, मोललिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यूनिट वॉल्यूम में जो पार्टिकल मौजूद होते हैं इसे हम बोलते हैं उसका कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या मैंने बोला, यूनिट वॉल्यूम में जो पार्टिकल मौजूद है, जैसे मान लो कि मैं बोलूँगा कि ये एक कंटेनर है जिसमें इतने पार्टिकल हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कंटेनर का साइज को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है ना, और इस सॉल्यूशन को, ठीक है, इस सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इससे इसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये पार्टिकल तो और इस सॉल्यूशन में मान लो वाटर और डाल दिए, क्या ऐड कर दिए, वाटर ऐड कर दिए। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो बोलना कंसंट्रेशन कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम में अगर हम इतना अगर वॉल्यूम में कंसीडर करेंगे तो अब वो पार्टिकल्स जो है, जितना यहाँ पर पार्टिकल मौजूद थे इस यूनिट वॉल्यूम में, वो इस यूनिट वॉल्यूम में अब मौजूद नहीं है, तो इसका कंसंट्रेशन कम हो गया। तो कंसंट्रेशन का क्या मतलब हुआ कि यूनिट वॉल्यूम में जो पार्टिकल मौजूद हैं बच्चों, उसको हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। बात समझ रहे हो ना। कोई भी जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, कोई भी जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्यूशन जो है आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलता है। किससे मिलता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या मिलने वाला है हमें, सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूट जो होते हैं लेजर अमाउंट में होते हैं, जबकि सॉल्वेंट जो होते हैं लार्जर अमाउंट में होते हैं। क्लियर है ना। तो सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बना, और ये सॉल्यूशन आप तीन तरीके से स्टडी करते हैं। ठीक है, कितने तरीके से स्टडी करते हो, तीन तरीके से। एक बोलते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या बोलते हो, सैचुरेटेड। दूसरा बोलते हो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, अनसैचुरेटेड। और तीसरा बोलते हैं बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बच्चों ये क्या होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि यदि 1 लीटर, मान लो आपके पास वाटर है, कितना है, 1 लीटर वाटर है, इसमें 90 ग्राम मान लो साल्ट डिजोल्व होने की टेंडेंसी है, सपोज। ठीक है, मान लो कि 1 लीटर पानी में 90 ग्राम साल्ट NaCl डिजोल्व होने की टेंडेंसी है। ठीक है, तो अगर आप 1 लीटर में 90 ग्राम NaCl को डिजोल्व करा देते हो तो हम बोलेंगे कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि ये आप मैक्सिमम अमाउंट इसमें डिजोल्व करके रखे हो। ठीक है ना, क्योंकि इसकी क्षमता ही थी 1 लीटर में मान लो 90 ग्राम NaCl। यदि यही मैं यहाँ पर बोलूँ कि 1 लीटर में आपने 70 ग्राम NaCl डिजोल्व कर रखा है, अगर 1 लीटर में हम 70 ग्राम NaCl डिजोल्व करेंगे तो बच्चों ये सैचुरेटेड ना होके ये अनसैचुरेटेड होगा। बात समझ रहे हो ना। और यदि मान लो आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली आप यहाँ पे देखो कि सॉल्युबिलिटी मान लो इंक्रीज कर गई, जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मान के ऐसा चलते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ी, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी, इसका मतलब मान लो हमने 1 लीटर वाटर में 110 ग्राम NaCl को डिजोल्व करा दिया। क्या किया, 1 लीटर वाटर में 110 ग्राम NaCl को डिजोल्व करा दिया। तो बच्चों ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको सॉल्यूशन के जो 3 टाइप है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो बच्चों ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही आपको क्रिस्टलाइजेशन समझ में आएगा। जैसे कि आपने मान लो कि यहाँ पर 20 ग्राम एक्स्ट्रा NaCl डिजोल्व कराया। ठीक है, आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक, और 20 ग्राम NaCl को एक्स्ट्रा डिजोल्व कराया। जब ये सॉल्यूशन ठंडा होगा तो ये 20 ग्राम जो आपने एक्स्ट्रा डिजोल्व कराया है उसके क्रिस्टल जो है आपको फिर उस कंटेनर के सरफेस पे नीचे तल में दिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 20 ग्राम NaCl के क्रिस्टल हमें दिखने लगे। बात समझ रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने जो इसकी जो लिमिट थी सॉल्यूशन की, उससे ज्यादा आपने क्या किया, डिजोल्व कराया NaCl। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा सबसे पहले कंसंट्रेशन का मतलब और सॉल्यूशन का मतलब, समझ रहे हो ना।
तो चलो आज हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोग जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन में उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट बच्चों, ये परसेंटेज बाय वेट जो है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पे हम लोग W/W भी कह सकते हैं। W/W कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट का वेट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। क्या निकाल रहे हैं? सॉल्यूट का वेट फ्रैक्शन। तो परसेंटेज बाय वेट का मतलब हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट ले लेते हो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यही आप अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल जाएगा वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। समझ में आ रहा है ना। तो परसेंटेज बाय वेट का मतलब सिंपल सा हो गया कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करोगे 100। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, मान लो W ग्राम हमने मान लिया मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूशन का हो जाएगा W प्लस कैपिटल W कर देते हैं, ठीक है ना। ये छोटा W ले लिया और ये कैपिटल W सॉल्वेंट का मास ले लिया, इनटू क्या कर दिया 100 कर दिया। तो ये निकल गया आपको परसेंटेज बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज। बात समझ रहे हो ना। इसको यदि आपको डिफाइन करना हो बच्चों परसेंटेज बाय वेट को, तो कैसे डिफाइन करोगे। तो देखो यहाँ पे लिखोगे द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, ठीक है। द नंबर ऑफ gram of solute is dissolved in 1 gram of solution, ठीक है, is called, यहां तक हम लोग लिखेंगे वेट फ्रैक्शन। अभी हम लोगों ने सिर्फ वेट फ्रैक्शन यहां पर देखा, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक। और इसी वेट फ्रैक्शन को यदि 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज बाय वेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? परसेंटेज बाय वेट। समझ रहे हो ना। एंड इफ वी मल्टीप्लाई दिस वेट फ्रैक्शन बाय 100 वी गेट वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। तो वेट परसेंटेज कैसे निकालोगे। तो वेट परसेंटेज निकालने का भी मैंने जस्ट ऊपर में फार्मूला आपको बता दिया। वेट परसेंटेज निकालने का मतलब हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट ले लेना, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या ले लेना, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देना 100। समझ में आया। तो परसेंटेज बाय वेट को हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप वेट बाय वेट बोलो, या आपसे मान लो कि पूछ दे वेट फ्रैक्शन, ठीक है। तो वेट फ्रैक्शन कैसे निकालोगे। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेट फ्रैक्शन, ठीक है। और W/W परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। सेकेंड टर्म हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम फ्रैक्शन ले लो या फिर परसेंटेज वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है। क्या निकालेंगे? परसेंटेज बाय वॉल्यूम इसको बोलो पहले, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या फिर आप इसको हम लोग इस टर्म में भी स्टडी कर सकते हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन के टर्म में। किस टर्म में? वॉल्यूम फ्रैक्शन के टर्म में। बात समझ रहे हो ना। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन यदि निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन ml ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लिक्विड के विषय में मान लो बात करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन अगर आपको निकालना हो, वॉल्यूम फ्रैक्शन, तो वॉल्यूम ऑफ क्या ले लेना, लिक्विड सॉल्यूट, ठीक है, इन ml ले लेना, अब बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेना। वॉल्यूम ऑफ कोई एक यूनिट में लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। अगर ऊपर लीटर लिखे हो तो नीचे भी लीटर लिखेंगे, ऊपर ml लिखे हैं तो नीचे भी ml लिखेंगे। यदि अगर हमें परसेंटेज वॉल्यूम निकालना हो, ठीक है, तो परसेंटेज वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देना 100। तो ये हो गया V/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज। बात समझ रहे हो ना।
क्लियर है। अगर मान लो वेट बाय भी लेना हो, क्या लेना हो, वेट बाय भी, थर्ड क्या हो गया, वेट बाय भी परसेंटेज। तो बच्चों वेट बाय भी परसेंटेज का मतलब हो गया कि मास ऑफ हम लोग सॉल्यूट ले लेंगे, मास ऑफ क्या ले लेंगे, सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू क्या कर देना, 100 कर देना। समझ में आ रहा है ना। तो चलो ये तीनों आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार फॉर्मूला याद रखना, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है, वेट फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है ना। तो कैसे लिखोगे वेट बाय वेट परसेंटेज, जल्दी से बताओ। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट ले लेंगे अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ले लेना और इनटू क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। भी बाय भी हो गया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ले लेना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और W बाय भी का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट ले लेना, ठीक है, और बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेना और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है ना। तो ये तीनों आपको फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए। ओके, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, आज हम लोग सारा कंसंट्रेशन टर्म्स को ही स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है, ढेर सारा फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक, मोल फ्रैक्शन। बच्चों सॉल्यूट सॉल्वेंट एकदम क्लियर रखो, सॉल्यूट जो होते हैं सॉल्यूशन में लेजर अमाउंट में रहेंगे और सॉल्वेंट जो होंगे बच्चों वो सॉल्यूशन में लार्जर अमाउंट में रहेंगे, ठीक है। चलो मोल फ्रैक्शन को समझते हैं। बच्चों मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए जैसे मान लो ए और बी रिएक्टेंट है, ये मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना, ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। या फिर आप कह सकते हो ए और बी सॉल्यूट है, ए सॉल्यूट या मान लो बी सॉल्यूट, ए सॉल्वेंट, किसी को भी हम मान सकते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट। जनरली बुक में आप देखोगे तो बी को सॉल्यूट रिप्रेजेंट करता है और ए को सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, और सॉल्यूशन बनाता है ऐसे, बी प्लस ए गिव्स सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है। तो बी को हम लोग क्या मान लेते हैं, सॉल्यूट, और ए को क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट, और मिलके हमें क्या मिला, सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में बच्चों सॉल्यूट का कितना जो है पार्ट है या सॉल्वेंट का कितना पार्ट है, इसी को हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो अगर मान लो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का या ए का, तो हमें सबसे पहले इसका निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स, बी का ए का फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। अब मान लो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो क्या करोगे, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। क्लियर है ना, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ बी। अगर मोल फ्रैक्शन हमें बी का निकालना हो, बी का, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एन ऑफ बी बट्टा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आपके पास फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है बच्चों गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये ए के नंबर ऑफ मोल्स हो गए और बी के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो गिवन मास ऑफ बी बाय मोलर मास, ठीक है, ऑफ बी। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को आप चाहो तो चाय ए के द्वारा रिप्रेजेंट करो और इसको चाय बी के द्वारा रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना। इस सिंबल को हम लोग चाहिए और चाय बी बोलते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, चाय ए बराबर लिखेंगे एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो एन ऑफ ए बराबर हो जाएगा बच्चों एन डब्ल्यू ए अपॉन एम ऑफ ए, ठीक है। और एन ऑफ ए यहाँ पे देखो डब्ल्यू ए अपॉन एम ऑफ ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम ऑफ बी। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन किसका, ए का कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो ना। इसी तरीके से मान लो मोल फ्रैक्शन हम बी का अगर देखें, चाय बी देखें, ठीक है। तो चाय बी अगर निकालना हो तो क्या करोगे, एन ऑफ बी बट्टा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी लेंगे, ठीक है। फिर एन ऑफ बी कैसे निकालोगे, तो गिवन मास बाय मोलर मास अपॉन गिवन मास बाय मोलर मास प्लस गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, ठीक है। तो ये हो गया चाय बी। अब ध्यान दोगे कि चाय ए प्लस चाय बी, ठीक है, ये दोनों का सम हमेशा 1 होगा।
ठीक है ना। चाहे ए प्लस चाहे बी का सम क्या होगा बच्चों 1। कैसे होगा देखो, ये देखो सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूट है, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और ये एन ऑफ बी बटा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एलसीएम दोनों बराबर है, आई मीन जो दोनों का डिनोमिनेटर है सेम है, तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा 1। बात समझ रहे हो ना। तो मोल फ्रैक्शन क्लियर हुआ किसी भी सॉल्यूशन में। तो अब आप इसको डिफाइन यदि करना हो तो कैसे करोगे, चलो हम लोग अब इसकी डेफिनेशंस को रेडी करते हैं। ठीक है, द डेफिनेशन बनेगा द रेशियो ऑफ द number of moles, the ratio of the number of moles of one component to the total number of all the components present in the solution। ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो मोल फ्रैक्शन को, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जरूरी नहीं है कि दो ही कंपोनेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाए, ए बी सी 3 कंपोनेंट भी तो मिल सकता है ना। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट मिलेगा तो हम क्या करेंगे, चाहे ए प्लस चाहे बी प्लस चाहे सी बराबर 1 करेंगे। ठीक है ना, जितने भी कंपोनेंट होंगे सबका मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है बच्चों 1 होता है। क्लियर है ना, याद रहेगा ना। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टर्म को लेते हैं, चौथा टर्म हुआ ना, पांचवा टर्म को समझिए। ठीक है, पांचवा टर्म मोलरिटी लेते हैं। क्या लेते हैं, मोलरिटी। सब पे हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे, अभी टर्म को समझो। ठीक है, देखो बच्चों मोलरिटी एक जगह पे सारे टर्म्स रहेंगे ना तो समझने में आसानी रहेगा। इसके बाद आप इस वीडियो को अच्छे से एकदम अच्छे से सारे डेफिनेशन को समझ लो, फिर न्यूमेरिकल पे वर्क करो तो बेटर रहेगा। क्लियर है ना। चलो मोलरिटी को हम लोग अब क्लियर करते हैं। मोलरिटी का मतलब होता है बच्चों मोलर कंसंट्रेशन। क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं मोलरिटी को आप अगर फार्मूला में अगर रिप्रेजेंट करो तो मोलरिटी कैपिटल एम, और ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, तो गिवन मास बाय मोलर मास निकालेंगे। तो मान लो यहाँ पे हमने बी प्लस ए मिलके क्या बनाया था, सॉल्यूशन बनाया था। बी क्या है, सॉल्यूट है, और ए क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है ना, जनरली देखोगे बुक में बी को सॉल्यूट कहता है, ए को सॉल्वेंट कहता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना हो तो क्या करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास ले लोगे। ठीक है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैची में है, लीटर में। अगर मान लो ये मिली लीटर में होगा तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना क्या मैं बोल रहा हूं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे डब्ल्यू बी हो गया, ये एम ऑफ बी हो गया इनटू वॉल्यूम। ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मान लो ये मिली लीटर में होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है ना, क्योंकि मिलीलीटर 1 मिलीलीटर 1/1000 लीटर होता है, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, ये मास किसका होगा, सॉलिड का, ये मोलर मास हो जाएगा सॉलिड का, ये वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, और ये 1000 से मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर मान लो ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो, कैची में दिया हो वॉल्यूम, वॉल्यूम कैची में दे दिया हो बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में, तो भी आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। ठीक है ना, क्योंकि एक जो है सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर के बराबर होता है। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ठीक है, याद रखना, एक जैसे कि आप पढ़े हो ना, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के क्या होता है, इक्वल होता है। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के क्या होगा, इक्वल होगा, और 1 लीटर 1000 ml के बराबर होगा। तो 1000 ml और 1000 सेंटीमीटर क्यूब दोनों आपस में इक्वल हो गए ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है। अब देखो जैसे कि मान लो
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे। बच्चों डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि आप वाटर को मिलाओ तो सॉल्यूट जो है बिखरेगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिक्सिंग जो है कैसे होता है समझो। जैसे अभी शुरू में ही मैंने आपको बताया था ना कि मान लो ये कंसंट्रेशन है, हमने इसमें क्या किया, पानी मिला दिया। क्या किया, बाहर से पानी मिला दिया, तो अब कंसंट्रेशन अभी मान लो यहाँ तक पानी था, ठीक। अब ये पानी हमने यहाँ तक ब्रिम तक कर दिया, पूरा ऊपर तक, तो ऊपर तक कर दिया, तो इसमें जो कंसंट्रेशन है बताओ इसका कम होगा कि ज्यादा होगा, तो बोलेंगे कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि पहले कम वॉल्यूम में जो था पार्टिकल्स था, अब ज्यादा वॉल्यूम में वही पार्टिकल है, क्योंकि आपने सिर्फ डाइल्यूशन किया है, आपने सिर्फ क्या किया है, डाइल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मोलरिटी जो है डाइल्यूशन के केस में क्या होता है, ठीक। तो देखो बच्चों मोलरिटी जो होगा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मोलरिटी जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। क्योंकि आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाओगे, डाइल्यूशन बढ़ाओगे, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगा। कंसंट्रेशन कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, आपको कम मिलेंगे यूनिट वॉल्यूम में, तो मोलरिटी डिक्रीज करेगा। बात समझ रहे हो ना। तो मोलरिटी जो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का हमेशा याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है ना। जैसे मान लो एक कंटेनर है, ठीक है ना, जिसमें वॉल्यूम V1 है और इसकी मोलरिटी M1 है। आपने क्या किया, डाइल्यूशन किया, आपने डाइल्यूशन किया, ठीक है, डाइल्यूशन किया तो इसकी मोलरिटी M2 हो गई और वॉल्यूम कितनी हो गई, V2 हो गई। बात समझ रहे हो। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इसमें भी N थे और इसमें भी क्या है, N। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, बताओ, गिवन मास बाय मोलर मास लेते हैं ना, या फिर यहाँ पे ये लो ना, मोलरिटी बराबर मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो N बराबर कितना होगा, M भी होगा, ठीक है। तो समझो N1, अगर मान लो ये N1 ये N1 ये N2, और N1 किसके बराबर होगा, N2 के बराबर होगा। तो N1 बराबर मान लो मिला हमें M1 V1 और N2 बराबर मिला M2 V2। अब चूंकि N1 किसके बराबर है, N2 के बराबर, तो आप इंप्लाइज लिख सकते हैं M1 V1 किसके बराबर होगा, M2 V2 के बराबर। बात समझ रहे हो ना। तो ये हो गया आपका मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो मिक्सिंग वाला जब हमने ऐसा किया कि डाइल्यूशन किया तो क्या रिलेशन बना, तो समझ में आ रहा है ना। तो ये M1 V1 क्या हो गया बच्चों, बिफोर डाइल्यूशन का कहानी हो गया नंबर ऑफ मोल्स में, बिफोर डाइल्यूशन। और ये M2 V2 क्या हो गया, आफ्टर डाइल्यूशन। तो बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है ना। इसलिए आप इसको लिख सकते हो M1 बाय M2 बराबर, देखो M2 नीचे ले आए तो V2 बाय क्या आ गया, V1। तो आप देख रहे हैं ना कि मोलरिटी और वॉल्यूम में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो हम इसको लिख दिए थे शुरू में ही कि मोलरिटी जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ रहा है ना। तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलरिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। सर्टेन रीजन में इस तरह के सवाल भी आते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाने से मोलरिटी क्या होता है। ओके, तो ये तो हम लोगों ने देखा टॉपिक, क्या चीज, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या हमने देखा, टॉपिक हमारा क्या था, 6ठा नंबर होगा ना। मोलरिटी हमने देखा, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का, ठीक है, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो 7वां नंबर होगा ना, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग तो देखो बच्चों, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है, क्लियर है ना। और ये सब को हम ऐड करके एक बड़ा कंटेनर बना रहे हैं। ओके, एक हमने क्या बनाया, बड़ा कंटेनर। तो यहाँ पर देखो, इसमें जो वॉल्यूम था V1 था और इसमें मोलरिटी M1 था सॉलिड का। इसकी वॉल्यूम V2 थी, मोलरिटी M2 थी। इसकी वॉल्यूम V3 थी, मोलरिटी M3 थी। अब आपको इस सॉल्यूशन का मोलरिटी फाइंड करना है। तो देखो, आपने सबको मिक्स किया है, इसका मतलब सभी की वॉल्यूम क्या हो गई, आपस में सम हो गई। सभी की वॉल्यूम आपस में क्या हो गई, सम हो गई। तो इसकी मोलरिटी मान लो, अब हम मान लेते हैं कैपिटल M, ठीक है। तो जब मिक्सिंग का आपसे मोलरिटी पूछेगा, ठीक है, तो मान लो सॉल्यूशन 1 2 3 आपने क्या किया, सबको ऐड कर दिया तो आपको मिला फाइनल सॉल्यूशन
ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो मोल्स होंगे ध्यान देंगे, मान लो इसमें N1 मोल्स थे, इसमें N2 मोल्स थे और इसमें कितने थे, N3 मोल्स थे, सेपरेट सेपरेट। लेकिन इसमें तो सारे मोल्स हैं, N1 प्लस N2 प्लस N3, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो है ये तीनों के सम के क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से मोलरिटी का फार्मूला लगाएंगे। तो मोलरिटी बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे आप तीनों को सम करोगे तो भी N1 प्लस N2 प्लस N3 क्या आएगा, देखो इसमें अगर हम N1 प्लस N2 प्लस N3 अगर निकालते हैं यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पे देखो M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 आएगा, क्लियर है ना। और यहाँ पर अगर आप N1 प्लस N2 प्लस N3 निकालोगे तो यहाँ पर आपको देखो क्या मिल जाएगा, M इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, M। अब आप समझ सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्सेप्ट बताओ। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 किसके बराबर है, M इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये M क्या है, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मिक्सचर, यहाँ पे R कर दो तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर है ना। ये R मैंने कर दिया, ओके। तो बताओ यहाँ पे MR रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी हो जाएगी, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी हो जाएगी M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। इस तरीके से हम लोग जो है मिक्सिंग का मोलरिटी फाइंड करते हैं, क्लियर है ना। चलो इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं मोलरिटी का, जो न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जैसे बच्चों ये जो मोलरिटी है हम लोग तो जान लिया कि किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे, ठीक है ना, डिपेंड ऑन वॉल्यूम। तो आल्सो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, याद रखना, मोलरिटीज डिपेंड ऑन वॉल्यूम, इसीलिए ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। तो एकदम दिमाग में नोट कर लो, नोट में मैंने क्या बताया, मोलरिटीज डिपेंड्स, क्या लिखोगे, मोलरिटी इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, देयरफॉर आप लिख दोगे इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। ये टेम्परेचर पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इसके अलावा एक चीज और आप याद रखोगे, जैसे मान लो कि आपसे बोलेगा 1m, 1m का क्या मतलब होता है, तो 1m का मतलब होता है मोलर सॉल्यूशन, इसकी मोलरिटी 1 है, इस मोलर सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, 1, ठीक है ना, मोलरिटी 1, ओके। अगर मान लो यहीं पे आपसे पूछेगा सेमी मोलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, सेमी मोलर, तो बच्चों सेमी मोलर का मतलब होता है m/2 बराबर 0.5m। यही हमसे पूछेगा डेसी मोलर सॉल्यूशन है, क्या बोलेगा, डेसी, न्यूमेरिकल में बोल देगा मान लो डेसी मोलर सॉल्यूशन है, तो डेसी मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है, m/10, तो 0.1m कहते हैं इसको, ठीक है ना। मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 0.1m। यहीं पे मान लो यदि आपके पास बोला जाए न्यूमेरिकल में कि सेंटीमोलर सॉल्यूशन है, तो मोलरिटी कितना फाइंड करोगे, तो सेंटीमोलर का मतलब हो गया m/100, तो m/100 का मतलब हो गया 0.01m, ठीक है। अगर यहीं पे मान लो आपसे बोल देगा कि मिली मोलर, क्या है, मिली मोलर, तो मिली मोलर का मतलब क्या हो गया बच्चों, m/1000, इसका मतलब 0.001m के बराबर होगा, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मोलरिटी टर्म्स को समझते हैं। चलो इसके बाद हम लोग सेकेंड आते हैं, मोलरिटी हो गया, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग हो गया। अब हम लोग आते हैं नॉर्मेलिटी पर, ठीक है, किस पर आते हैं, नॉर्मेलिटी। चलो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी, ठीक है बच्चों। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले मैं नॉर्मेलिटी का आपको फार्मूला ही बताऊं, नॉर्मेलिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ, वहां पे देखो नंबर ऑफ मोल्स लिखते थे और यहां पर क्या लिखने वाले हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड, ठीक है।
और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो देखो दोनों में अंतर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और वहां पे मोलरिटी में बोल रहे थे नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स निकालने का कॉन्सेप्ट था गिवन मास बाय मोलर मास, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वेट ऑफ, पहले लिख दे यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का कॉन्सेप्ट है कि वेट ऑफ सॉल्यूट ले लो, वेट ऑफ सॉल्यूट ले लो, ठीक है ना, क्या चीज में ले लेना, ग्राम में, वेट ऑफ सॉल्यूट ले लेना ग्राम में, और डिवाइड कर देना इक्विवेलेंट वेट से, किससे, इक्विवेलेंट वेट से। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट जो है किसी भी सबस्टांस का वो वेट होता है जिसमें हम कैसे इसको डिफाइन करें, जैसे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में आप ले लो 8 ग्राम ऑक्सीजन ले लो, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन ले लो, यही आपका इक्विवेलेंट वेट होगा, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, किस पे डिफाइन करेंगे, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा बच्चों वैलेंसी फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वैलेंसी फैक्टर पे। समझ में आ रहा है ना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये वैलेंसी फैक्टर क्या है। बच्चों वैलेंसी फैक्टर हम लोग जैसे एसिड का, बेस का, साल्ट का, ठीक है ना, ये सब का वैलेंसी फैक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको एसिड का मान लो हमसे पूछे जाएगा वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो जैसे मान लो कि हमने HCl लिया, क्या लिया हमने, HCl लिया, तो उसकी वैलेंसी फैक्टर जो है 1 हो जाएगी। तो चलो हम लोग सबसे पहले समझते हैं ये इक्विवेलेंट मास निकालने का कॉन्सेप्ट। तो इक्विवेलेंट मास जो होता है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है ना, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, तो वैलेंसी फैक्टर को हम लोग समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एसिड की जो वैलेंसी फैक्टर होती है वो इसकी बेसिसिटी होती है, क्या होती है, एसिड की जो वैलेंसी फैक्टर होती है वो इसकी बेसिसिटी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप H2SO4 लो, HCl लो, HNO3 लो, जैसे कि H2SO4 में बेसिसिटी फैक्टर जो होती है 2, क्यों 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ H प्लस आयन कितना निकल रहा है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट ये नंबर ऑफ H प्लस कितना रिलीज हो रहा है, तो देखो 2 H प्लस इसमें रिलीज होता है। H2SO4 को आप डिसॉल्व कराओगे वाटर में तो 2H प्लस बनेगा ना, इसका मतलब इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या होगी 2। तो इक्विवेलेंट मास अगर हम बोले निकालने के लिए, इक्विवेलेंट मास अगर बोला जाए H2SO4 का निकालो, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना, मॉलिक्यूलर वेट ले लेना, क्या ले लेना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 ले लेना, डिवाइडेड बाय क्या कर देना, वैलेंसी फैक्टर, क्या कर देना, वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 तो देखो 2 into 1 हो जाएगा, ठीक है, और सल्फर होता है 32 और ऑक्सीजन 4 into 16 होगा, और वैलेंसी फैक्टर इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये सबको जोड़ोगे तो 16 चक 64, 32 और 2 98 हो जाएगा, बाई 2 बराबर कितना होगा 49। इसी तरीके से अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, ठीक है ना, ऑफ HCl, फिर से मॉलिक्यूलर मास ले लेना HCl का, तो 1 + 35.5 हो जाएगा, और वैलेंसी फैक्टर देखो इसमें एक H प्लस जो है बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, तो ये 36.5 होगा। बात समझ रहे हो ना। तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने का क्या तरीका हो गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट या मास कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालोगे, तो वैलेंसी फैक्टर एसिड का बेसिसिटी देखेंगे, बेस का एसिडिटी देखेंगे, बेस का क्या देखेंगे बच्चों, बेस का एसिडिटी। तो चलो हम बेस का भी कुछ एग्जांपल आपको बता रहे हैं, ध्यान देना। बेस का क्या देखने वाले हैं हम लोग, एसिडिटी, यहाँ पे X क्या कहलाएगा, एसिडिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कितने OH माइनस आयन जो है फर्निश होने वाले हैं, वो बेसिसिटी होगा। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के रूप में
हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का क्या होता है, होल टू। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखोगे तो 2 OH माइनस आयन जो है ये क्या होगा, रिलीज होगा। क्लियर है ना। तो इक्विवेलेंट मास अगर हमें निकालना हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर से मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे, अपॉन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी एसिडिटी कितनी है, वैलेंसी फैक्टर 2 है। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम का हो जाएगा 40 और 2 इंटू ऑक्सीजन होता है कितना, 16 और प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 2। तो ये हो गया 40 प्लस 16 1 देखो 17, ठीक है ना, 16 1 16 होगा ना, एक 17 17 दूना 34 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 4 3 7 बाय 2, तो 2 3 6 2 7 37 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 ग्राम। इसी तरीके से अगर मान लो हमें निकालना हो इक्विवेलेंट मास ऑफ AlOH3 का OLOH का होल 3, कहने का मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करोगे, यहाँ पे फिर से एल्युमिनियम का मास ले लेना। तो एल्युमिनियम का मास जो है आप कितना लेते हो, 27 ना, और ये 3 इंटू ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय इसकी बेसिसिटी, सॉरी इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 3, तो 3 से डिवाइड कर देना, कर सकते हो ना। क्लियर हो रहा है ना। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल रहे हैं, तो इक्विवेलेंट मास मॉलिक्यूलर जो मास है अपॉन वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपसे मान लो साल्ट के विषय में बोले, किसके विषय में बोले, साल्ट, तो साल्ट में जो X होते हैं बच्चों, वो टोटल पॉजिटिव चार्ज होते हैं केटायन पर, क्या होंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, ठीक है ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। जैसे कि मान लो Na2CO3 है, ठीक है ना, Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट है, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में देखो Na पे प्लस चार्ज है, तो कितने Na प्लस है, तो 2, तो 2 प्लस चार्ज हो गया यहाँ पर। क्लियर है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट जो निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर, यहाँ पे Na2CO3 का मास ले लेना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 ले लेना और डिवाइड कितना से कर देना, 2 से। 2 क्यों, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव चार्ज है, 200 Na प्लस होगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3, तो 2 इंटू 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2, निकल सकता है ना। क्लियर हो रहा है ना। इसी तरीके से अगर मान लो हमको एग्जांपल बोलेगा Al2SO4 का होल 3 बोलेगा, तो यहाँ पर देखो Al2SO4 का होल 3 में 2Al3 प्लस है, इसका मतलब वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएंगी, 6। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट वेट जो हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ले लेना Al2SO4 का होल 3 का, तो 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू सल्फर का हो जाएगा कितना, 32, और ये हो गया 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कितना कर देना, 6 से डिवाइड कर देना, तो जाके निकलेगा इक्विवेलेंट मास। समझ में आ रहा है ना। तो इक्विवेलेंट मास निकालना बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इक्विवेलेंट मास या वेट कैसे निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर एसिड में क्या देखोगे, बेसिसिटी, बेस में क्या देखोगे, एसिडिटी, और साल्ट में क्या देखोगे, कितने केटायन पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। क्लियर है ना। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉर्मेलिटी में। जैसे मान लो नॉर्मेलिटी, यहाँ पे भी अगर मान लो लीटर की जगह मिलीलीटर होगा तो 1000 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, सेंटीमीटर क्यूब होगा तो भी 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तब तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी एक चीज हम लोग ध्यान देंगे कि 1n का मतलब क्या होता है। तो 1n का मतलब होता है 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है ना, नॉर्मल, 1 नॉर्मल, ठीक। इसका मतलब हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को हम लोग 1 नॉर्मल बोलते हैं। ओके, अगर मान लो n/2 है तो n/2 का मतलब हो गया सेमी नॉर्मल। यदि आपसे बोले सेमी नॉर्मल की नॉर्मेलिटी कितनी है तो 1/2 दैट इज 0.5, नॉर्मेलिटी कितनी हो गई, 0.5।
यदि सेमी नॉर्मल की जगह हमसे बोलेगा नॉर्मलिटी डेसी नॉर्मल है, क्या है, डेसी नॉर्मल, तो बच्चों डेसी नॉर्मल का क्या होता है, n/10, तो नॉर्मलिटी होती है 0.1, ठीक है ना, नॉर्मलिटी कितनी होती है 0.1। इसी तरह यदि हमसे सेंटी नॉर्मल का नॉर्मलिटी पूछे तो सेंटी नॉर्मल होता है n/100, दैट इज 0.01 n होता है, ठीक है, क्लियर है ना, डेसी सेंटी सब याद रहेगा ना। एक और याद रख लो, मिली नॉर्मल, वहां पे हम लोग मिली मोलरिटी में पढ़े थे ना, मिली मोलर, तो यहाँ पे मिली नॉर्मल भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा n/1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा n/1000, तो n/1000 का मतलब 0.001 n, तो 0.001 n होगा इसकी वैल्यू। ओके, समझ में आ रहा है। चलो इसके बाद का जो टर्म है, आई होप आपको नॉर्मलिटी क्लियर हुआ होगा। 9 नंबर पे हम लोग आते हैं, नॉर्मलिटी के बाद मोलेलिटी, किस पर आते हैं बच्चों, मोलेलिटी, ठीक है। तो मोलेलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो मोलेलिटी को स्मॉल m से लिखेंगे, और ये स्मॉल m जो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बट्टा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम हो जाएगा, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड समझ रहे हो जो लीजियल अमाउंट में है, बट्टा क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है ना, या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, याद रखना, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बटा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यदि यही ग्राम में दिया रहे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट या मास ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हो, मान लो कैची में दिया हो ग्राम में, तो आप 1000 से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो ये मोलरिटी निकल जाएगा, तो इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। हाँ, एक चीज नोट में मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार मोलरिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था, तो ये जो होते हैं मोलरिटी टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट। इस सब असर्शन रीजन में इस सबसे सवाल बनते हैं, ठीक है ना, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, ये टेम्परेचर से बिल्कुल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद हम लोग और छोटे छोटे टर्म से इसको डिफाइन करते हैं जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स होगा इस पर, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर में, देखो बच्चों फॉर्मेलिटी, ठीक, फॉर्मेलिटी ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मान लो कभी कभी कोई क्लास में होता है ना, टीचर बोलते हैं कि फॉर्मेलिटी टर्म पढ़ाने जा रहे हैं, तो फॉर्मेलिटी को बहुत ना एकदम बर्डन लेके नहीं चलना है, बिल्कुल सिंपल सा है। फॉर्मेलिटी का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट ले लेते हैं हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ले लेते हैं, कैसे में ले लेते हैं बच्चों, इन ग्राम, और डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, फार्मूला मास जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं ना, वहां पे मॉलिक्यूलर मास ना बोल के क्या बोलते हैं, फार्मूला मास बोलते हैं, तो इसमें आयनिक कंपाउंड इन्वॉल्व होंगे, तो फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, याद रहेगा ना। फॉर्मेलिटी कैसे डिफाइन करोगे बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, समझ में आ रहा है ना। तो याद रखना, यहाँ पे एक नोट में हम एक बात आपको बता रहे हैं, दिमाग में रखोगे कि इन केस ऑफ फार्मूला मास, इन केस ऑफ फार्मूला मास, ठीक है, इन केस ऑफ फार्मूला मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इन केस ऑफ फार्मूला मास दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मान लो इन केस ऑफ फार्मूला मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, यदि फार्मूला मास किसके बराबर हो जाए, मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाए, देन फॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी होता है, ठीक है ना। फार्मूला मास यदि मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाए तो फॉर्मेलिटी किसके बराबर हो जाएगा, मोलरिटी। और याद रखना यहाँ पे ये जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्लियर है ना।
समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद जो है, अगर मान लो नेक्स्ट टर्म जो आएगा इसके बाद पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी, ये सब बहुत आसान है। जैसे एक समझा दो तो सब क्लियर हो जाएगा। पीपीएम का मतलब क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट ले लो, मास ऑफ सॉल्यूट ले लो इन ग्राम में, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू हम लोग 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितना सॉलिड के पार्ट घुले हुए हैं, ठीक ना। तो सॉल्यूशन का 1 मिलियन पार्ट करोगे ना, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 10 लाख पार्ट में सॉलिड के कितने पार्ट्स डिसॉल्व हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, पार्ट्स पर मिलियन। इसी तरह पीपीबी बोलोगे, पीपीबी, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बोलेंगे बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। पीपीबी बिलियन, 1 बिलियन 10 टू द पावर 9 के बराबर, और पीपीटी जो हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 12 ले लेंगे। देखो 3 का डिफरेंस आ रहा है। मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जैसे 10 लाख पार्ट कर दो, उसमें सॉल्यूट के कितने पार्ट हैं, तो पीपीएम, ठीक है, और 10 टू द पावर 9 पार्ट कर दो सॉल्यूशन का, उसमें सॉल्यूट के कितने पार्ट डिसॉल्व हैं, तो पीपीबी, और 10 टू द पावर 12 पार्ट कर दो सॉल्यूशन का, उसमें सॉल्यूट के कितने पार्ट हैं, तो पीपीटी हो जाएगा। क्लियर है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछ देता है डेमल के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा मैं डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ। डेमल किसको बोलते हैं, ठीक। तो बच्चों डेमल इज अनदर यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन एट 0 डिग्री सी, ठीक है ना। मोलर कंसंट्रेशन कितना पे लेते हैं, 0 डिग्री सी, इसलिए 1D represents 1 mole of solute, 1 moles of solute present in 1 liter of the solution, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ सॉलिड present 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग कितने डिग्री पे, तो 0 डिग्री सी पे, 0 डिग्री सी 273.15 केल्विन के बराबर होता है। तो 1 डी का क्या मतलब हो गया, 1 मोल सॉल्यूट यदि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मौजूद हो तो इसको हम लोग 1 डेमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 डेमल। ओके, तो चलो आज आई होप आपको कंसंट्रेशन टर्म सारे समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और न्यूमेरिकल्स से पहले एक और छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी पे बात करेंगे। मोलरिटी के बाद हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। इसके बाद कम से कम 2 वीडियो तो कम से कम बनेगा जो कंसंट्रेशन टर्म पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पर होंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स आएंगे कंसंट्रेशन टर्म पर बेस्ड। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।